सदमा मुझे हुआ और आई फील इंसल्टेड. दिस इज नॉट गुड. I have got experience of 50 years continuously. I have not lost single election in my life, except this, where I know that people who interfered, how they did the elections. Goel knows that. Therefore, I don't want to talk because he is also one of the party for that. Whatever it may be. Sir, when we are ready to speak politely and humbly, we want to put our views. You should have created a ground for that. But few people took entire house to run without the same issues. Whatever issues in 2-3 years back, same issues practically they are telling. But government could have solved that. There is no problem. But anyway, I feel this hurt and it should not happen in future, at least to other members. सर, हम कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं. तीसरी लहर भी आने वाली है, ये हर साइंटिस्ट कह रहा है, लोग कह रहे हैं, हमारे लोग भी इसके बारे में पहले ही जागृत कर दी थी और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई जगह इसका जिक्र अपने पार्टी में किया है. इस सभापति जी, उपसभापति जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा. जान हथेली पर रखकर लोगों की मदद करते हुए बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा बहनें और सरकारी और गैर सरकारी लोग महामारी के शिकार बने, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं और जो इसमें गुजर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि सभी की ओर से अर्पित करता हूं. और खाने से लेकर ऑक्सीजन की लंगर चलाने वाले सामाजिक क्षेत्रों के लोग, खासकर दिल्ली में मैं देख रहा हूं, दूसरे जगह भी देख रहे हैं, आप भी अपने माध्यम से आपको इसका इंफॉर्मेशन मिला होगा. ट्रेड यूनियन के साथियों, युवा कांग्रेस के नौजवान, एनजीओ लोगों के साथ सारे मददगार और डोनर्स, इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे संकट के घड़ी में, संकट के समय में लोगों के तकलीफात में, दुख दर्द में शामिल हो गए और उन्होंने ये सारी खतराएं मोल कर मानवता की सेवा की. और खासकर मीडिया कर्मचारी भी, वो भी लोगों में जाकर उनकी पूछताछ की, हालात पूछे और किस ढंग से इंतजामात हो रहे हैं. हॉस्पिटल में गए, कोविड अफेक्टेड लोगों के अंदर गए और उन्होंने लोगों को भी ये बताया कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए. उसके लिए वो भी लोग बहुत मदद किए, उनको भी मैं इस संदर्भ में याद करता हूं. जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं. कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए, ये उनके फोटो है. मैं आपको ये पेश कर रहा हूं. और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है,
लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूँ और आप सभी हैं कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी पहुंच से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए, घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार, उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखें। इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही मना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आज सब मिला के 5 लाख का आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि इतने ही मौत हो गए, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब आपको, देखिए इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है, तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें प्लीज। मेरा नेता सदन से आग्रह है, मंत्री जी, नेता सदन जी से भी हमारा आग्रह रहेगा, गंभीर विषय पे चर्चा है, सत्ता पक्ष को संयम से सुनना पड़ेगा और जब इनके लोग बोले हम यहां से व्यवधान नहीं करेंगे, ये चर्चा का तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बोल मेरा आग्रह है कि सभी लोग संयम से सुने, माननीय आनंद जी, सभी लोग संयम से सुने, सभी लोग संयम से सुने। मैं आंकड़े प्रधान नहीं होगा और सभी दलों की अगर ये सहमति बनती है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और माननीय एलओपी से भी अनुरोध रहेगा कि हम सब इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। इसको सिर्फ एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाएं। डिबेट में से अच्छे सुझाव निकले जो पूरे देश को भी लगे कि ये उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे गंभीरता को आप सब बनाए रखेंगे, लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो, जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है, वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज, अर्बन टाउन्स, ये 7,935 है, तो इसमें
एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000। इसका विनय विश्वम जी, 3,60,000। सिर्फ तो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं। यहाँ तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की। और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। दूसरा, मैं सभापति जी 2020 में कोविड महामारी के इतने घातक नतीजे होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसीलिए आरंभिक दौर में ही कोई भी इस मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास सुझाव है, हमारे नेताओं ने भी सुझाव दिया था। और आप देखे होंगे बहुत से मीडिया में भी जितने भी सुझाव आए हैं, नेता को छोड़ के वो कई प्रश्न डाले हैं, उनका उधर अगर ध्यान वो लोग देते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ, 8 बजे जैसा अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। तो ये जो है उससे माइग्रेंट वर्क कितने परेशान हो गए और हर जगह से लोग, आप देखें उसके सीनरी हम कहना नहीं चाहते कि आप आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो, व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को? तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। और दूसरी, पद इंतजामी के नाते पहली लहर में देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं, विजयी हो गए हैं। कहीं तो ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए, और तालियां और थालियां, उसके साथ जो है दीपक। अरे अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए, दीवा लगाने में मग्न हो गए। और ये चीजें जो आप कर रहे थे, इससे ये लगता है कि आप चिंतित नहीं थे, आप लोगों को एक
छूटी एक छोटा पिक्चर दे रहे थे। नहीं, यही हिस्सा दूसरे देशों में भी था, लेकिन उन्होंने दूसरी लहर की तैयारी की थी, जैसा कि ब्रिटेन है या दूसरे जो देश, वहां पर भी यही हालत थी। तो उन्हें दूसरी लहर में क्या करना चाहिए, इसका उन्होंने पहले से ही सब एस्टिमेट किया, अंदाजा लिया और वहां पर इसको कमी करने के लिए कोशिश की। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक तरफ कोविड की महामारी से लोग बहुत ही निराश होके दुख में हैं। हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे, इलेक्शन में मग्न है, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और लोगों को एक तरफ कहते हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी रखो, मास्क पहनो। भाई आप क्या कर रहे थे वेस्ट बंगाल में? आप क्या कर रहे थे दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहा था? आप खुद जाकर उस जिस रूल्स को आपने बनाया, उस रूल्स को तोड़ने का अगर क्रेडिट किसको देना है तो इस सरकार को देना है, आपने की। सर हाँ, ये सबको तबाह और तंग करने की कोशिश की। आपका समय समाप्त होने वाला है माननीय लोग। सर अरे मेरा तो इतना अभी कहने का है, पर आप कोविड वैक्सीन कितने लाने वाले हैं? तय किया है 4 घंटे, उसी के तहत मैं आपसे कह रहा हूं आपका समय समाप्त होने वाला है। नहीं, अब देखिए आप अगर ऐसा कहे तो मैं बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, ये समय आप लोग तय करते हैं माननीय एलओपी में। चेयर नहीं करता, चेयर वही करता है जो आप लोग तय करते हैं। देखो इसके वजह से कोविड के इस मिसमैनेज के वजह से लोगों के नौकरियां गए, इकोनॉमी तंग और तबाह हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं और लोग उनके हाथ में पैसा दो, ये हमारी डिमांड थी। और खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने। Mallikarjun Kharge of the Congress Party speaking on the COVID crisis, talking about how lockdowns were announced overnight and not enough was done to save lives. He talks about how the figures of COVID deaths could be underplayed, talking about how 4 lakh people have lost their lives, but the real figures could be much more, and also attacking the government for lack of preparedness for the second wave. Well, we leave it at